अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और हम उसको तू क्या है बे तो छोड़िए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यूएस तो हमारा फ्रेंड था ना, फिर सास के रोल में कब आ गया? यूएस इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, इंडिया यूएस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर देते तो शायद बेटर डील मिलती। आज ग्लोबली इंडिया कहाँ खड़ा है? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद क्यों दुनिया में हमारी साख गिरती जा रही है? विश्व गुरु पे कोई 50% टैरिफ लगाता है क्या? क्यों हम विश्व गुरु की बजाय विश्व से बुली होते नजर आ रहे हैं? कहाँ है हमारी कूटनीति? कहाँ है हमारा 56 इंच का सीना? ट्रम्प ने हड़काया तो हम पुतिन को फोन मिलाने लगे और अब चाइना को बड़ा भाई बता रहे हैं। हो क्या रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में और क्या असर पड़ सकता है इसका आपकी जिंदगी पर? आइए बात करते हैं। मोदी फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को 25% टैरिफ के ऊपर 25% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी इसलिए क्योंकि यूएस को लगता है कि इंडिया को रशिया से सस्ता तेल और हथियार खरीदना बंद कर देना चाहिए। क्यों? यूएस तो हमारा फ्रेंड था ना, फिर सास के रोल में कब आ गया? अगर आप यूएस में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके माल की कीमत 50% ज्यादा बढ़ सकती है। मान लो कि आप $10,000 का सामान यूएस में एक्सपोर्ट करते हो, इस पर 25% टैरिफ के $2,500 और 25% पेनल्टी के $2,500, टोटल $5,000 एक्स्ट्रा आपके एक्सपोर्ट की कीमत होगी। आपका सामान जो खरीद रहे थे उन्हें पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। अगर पहले $10,000 का खरीद रहे थे तो अब $15,000 देना होगा। क्यों कोई ज्यादा पैसा देकर वही सामान खरीदेगा? जाहिर है इंडिया से यूएस जाने वाले माल में कमी आएगी और हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। इंडिया यूएस को बहुत सारी चीजें बेचता है। इनफैक्ट यूएस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम यूएस को ज्यादा सामान बेचते हैं और उनसे कम सामान खरीदते हैं। 2024 में इंडिया यूएस ट्रेड की टोटल वैल्यू $129 बिलियन थी। इंडिया के यूएस को एक्सपोर्ट्स थे $87 बिलियन और यूएस से हम इंपोर्ट कर रहे थे वर्थ $41 बिलियन। दोनों का डिफरेंस देखें तो $45 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट था। इंडिया से यूएस में क्या जाता है? सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक दवाइयाँ। जेनेरिक दवाओं का लगभग 40% इंडिया यूएस को सप्लाई करता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का भी हमारे यहाँ बड़ा कारोबार है। इंडिया दुनिया के 90% डायमंड्स को पॉलिश करता है, तो इन कारीगरों और व्यापारियों पर भी काफी बुरा असर पड़ने जा रहा है। कई सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, पंप्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह भी इंडिया यूएस को सप्लाई करता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी यूएस में जाते हैं। इतना सामान बेचने के बाद भी इंडिया यूएस के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में कहीं नहीं आता। टॉप पर हैं कनाडा, मैक्सिको, चाइना और यूरोपियन यूनियन। ये सब यूएस को इंडिया से कहीं ज्यादा वैल्यू का सामान बेचते हैं। फॉर एग्जांपल 2024 में चाइना का यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट $295 बिलियन था। इसके मुकाबले इंडिया का $45 बिलियन कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है, यूएस इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, इंडिया यूएस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाते जो यूएस के लिए क्रिटिकल हो, जिसके बिना उसका काम ना चले। अगर इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट नहीं भी करेगा तो यूएस कहीं और से उन चीजों को जुटा सकता है। तभी इंडिया पर टैरिफ हमारे सब पड़ोसी देशों से ज्यादा हैं। वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया पे 19 से 20% टैरिफ है। पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ है। वियतनाम, जिसका यूएस के साथ $113 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, उस पर भी बस 20% टैरिफ है। चाइना इंडिया से कहीं ज्यादा ऑयल प्रोडक्ट्स रशिया से खरीदता है, उसको भी ट्रंप ने एक्सटेंशन दे दिया। और तो और रशिया पे भी कितना टैरिफ लगाना है अब तक डिसाइड ही नहीं हुआ है। फिर इंडिया पर ही स्पेशल पेनल्टी क्यों? रशिया से प्रॉब्लम है तो रशिया पे ही टैरिफ लगाना चाहिए ना। लेकिन रशिया से यूएस क्रिटिकल चीजें इंपोर्ट करता है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल, प्रेशियस मेटल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। 2024 में रशिया से अमेरिका ने $3 बिलियन का डायरेक्ट इंपोर्ट किया। बाकी देश भी रशिया से तेल और सामान लेते हैं और सेकेंडरी ट्रेड भी करते हैं। पर शायद ट्रंप को हमारा डबल गेम पसंद नहीं आया। हम सस्ता तेल तो लेते हैं पर उसका जरा सा भी फायदा लोगों को ना होकर बस 2 कंपनियों को हो रहा है। या शायद ट्रंप को ये नहीं पसंद आया कि इंडिया ने उनकी सीज फायर कराने वाली बात नहीं मानी। अगर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर देते तो शायद बेटर डील मिलती। या फिर ये तब का बदला लिया जा रहा है जब हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करने के बाद भी ट्रंप अमेरिका में चुनाव हार गए थे। एनीवेज, इन टैरिफ्स के कारण यूएस
यूएस जो इंडिया के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था अब नहीं रहेगा। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स से लेकर आईटी तक में पहले एक्सपोर्ट्स कम होंगे और धीरे धीरे उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। जॉब्स जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा, मुनाफा घटेगा। पर क्या अमेरिका को इससे फायदा होगा? नॉट रियली। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि अब तक यूएस अमीर बाप की औलाद की तरह बहुत मजे से रह रहा था। दुनिया भर की जिस चीज पर वो हाथ लगाता वो उसको मिल जाती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कंज्यूम करता है तो वो यूएस ही है। लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट एट अबाउट $19 ट्रिलियन। उसके बाद है चाइना, $7 ट्रिलियन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंडिया नंबर 4 पे $2.2 ट्रिलियन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे आपको ये पता चलता है कि यूएस को खिलाने पिलाने के लिए सारी कंट्रीज को ही मेहनत करनी पड़ती है। वो लार्जेस्ट कंज्यूमर तो है पर अपनी चीजें खुद नहीं बनाता और इसीलिए ट्रंप के टैरिफ्स अमेरिकन की मुश्किलें भी बढ़ाने वाले हैं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन, जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक स्लो डाउन जनता फेस कर रही है। फिर क्यों अपनी जनता, अपने वोटर्स को ताक पे रखकर ट्रंप उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जनता को टैरिफ सूट करे ना करे, उनकी पॉलिटिक्स को तो करते हैं ना। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में चोली दामन का साथ है। आपकी इकोनॉमी तेल है तो पॉलिटिक्स उसका इंजन, अगर इकोनॉमी ट्रेन है तो पॉलिटिक्स उसका ड्राइवर। जॉब्स क्रिएट होना हो वो देखो, माइग्रेंट आपके जॉब्स ले जाएंगे ये कहकर लोगों को बुद्धू तो बनाया ही जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग होना हो, चाइना अपना सस्ता माल यहाँ डंप कर रहा है ये कहकर अपने देश में हवा बनाई जा सकती है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही देश की बात हो रही है? नहीं, ट्रंप भाई भी अपने देश में यही सब बातें करते हैं। एनीवेज, दोनों की पॉलिटिक्स में इतनी समानता है तो अब ये दूरी क्यों? क्यों दोस्त दोस्त ना रहा? क्यों पीआर ना रहा? आर्थिक तरक्की का साइन क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ओ नो, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और हम उसको तू क्या है बे तो छोड़िए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्यों हमें बुली किया जा रहा है? हमारी कौन सी कमजोरी है जिसका अमेरिका फायदा उठा रहा है? कौन सा वो तोता है जिसकी जान यूएस के हाथ में आ गई है? कहते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। अगर हमारी इकोनॉमी वाकई अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो हम भी चाइना की तरह लाल आंख दिखा सकते थे। फेक डेटा और 56 इंच प्रोपेगेंडा से आप देश में विश्वगुरु बन सकते हैं, पर दुनिया आपकी हकीकत जानती है। 2020 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि हमें बस 5 ग्लोबल चैंपियंस की जरूरत है। यूएस भी अच्छी तरह जानता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसके टॉप बिजनेसमैन की पॉलिसी है। फॉर्मर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइटहाइजर ने 2023 में आई अपनी किताब में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी। ही सेड कि जब वो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ नेगोशिएशंस करते हैं तो देश के 15 बिलियनियर्स की बायोग्राफी अपनी डेस्क पे रखते हैं। इन बिजनेसमैन के इंटरेस्ट से उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के पोजीशन का पता चल जाता है। मतलब आप कितना ही छुपाने की कोशिश करें, आपके कारनामों से दुनिया को आपका पता चल ही जाता है। क्या कुछ अमीर या 1-2 अमीर लोगों के इंटरेस्ट बचाने के लिए पूरे देश को ही दांव पर लगाया जा रहा है? ऑफ कोर्स इशारा अडानी जी की तरफ ही है। 10 महीने से यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इंतजार कर रहा है कि इंडियन अथॉरिटीज गौतम अडानी को समन्स दें। ओह, अब भूल गए? पिछले साल यूएस के एक कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर यूएस सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन के इल्जाम लगाए थे। उन पर $265 मिलियन की रिश्वत देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट लेने के आरोप लगे थे। कोर्ट ने कहा कि गौतम अडानी हाजिर हो, पर हमारी अथॉरिटीज उनको अब तक समन्स ही नहीं दे पाई हैं। 11 अगस्त को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की भी मदद मांगी है, पर अब तक किसी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया है। अब तो यही पूछना पड़ेगा कि अडानी के बिजनेस पर कोई आंच आना और देश पर कोई आंच आना बराबर है या कि डिफरेंट है? क्या यही कारण है कि हम यूएस के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि वो अडानी बिजनेस डीलिंग्स की सच्चाई सबको बता देगा, उनकी पोल खोल देगा? क्या एक बिजनेसमैन के चक्कर में सारे नागरिक पिस रहे हैं? हम सवाल तो पूछ सकते हैं एटलीस्ट टिल नाउ, पर जनता को आजकल कुछ पता नहीं चलता। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना ही ढंग की प्रेस ब्रीफिंग होती है, ना कोई जांच होती है और ना ही मीडिया कोई ढंग का सवाल करता है। सब चंगासी की आरती होती रहती है। मीनवाइल आरबीआई को उम्मीद है कि इकोनॉमी 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ती रहेगी, पर सारे इकोनॉमिस्ट इतने एक्साइटेड नहीं हैं। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट्स कम होने से
60 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। स्पेशली जो सेक्टर्स टैरिफ से प्रभावित होंगे वो ऑलरेडी टेंशन में हैं और अपने प्लान्स बना रहे हैं। पर्ल ग्लोबल, एक टेक्सटाइल मेजर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि वो ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन को बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और ग्वाटेमाला की 17 फैक्ट्रीज में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। रिचाको एक्सपोर्ट्स एक कंपनी है जिसने पिछले साल $111 मिलियन के गारमेंट्स यूएस में एक्सपोर्ट किए थे। इसके अधिकारी का कहना है कि वो काठमांडू में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाने की सोच रहे हैं। देश के बड़े ज्वेलरी और वॉच मेकर टाइटन ने रॉयटर्स को बताया कि वो अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। प्रोडक्शन शिफ्ट करने का मतलब ये है कि रोजगार भी हमारे देश से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। इन कुछ एग्जाम्पल से पता लग जाता है कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मेक इन इंडिया कैसे करेंगे अगर ऐसे ही टैरिफ्स लगते रहे, ऊपर से आपकी सरकार आपका साथ ना दे। सोचो, इंडिया यूएस के लिए 40% जेनेरिक मेडिसिन बनाता है। इसी को लेकर थोड़ी लाल आंख दिखा देते, पर अपने देश के करोड़ों मैन्युफैक्चरर्स और छोटे उद्यमियों के साथ खड़े होने के बजाय मोदी सरकार ने कुछ चुनिंदा बिलियनियर्स के साथ खड़ा होना चुना है। जाहिर है कि इस पॉलिसी का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ्स ने सरकार को अपने पड़ोसी देशों की याद दिला दी है। अब तक हम इनको इग्नोर ही कर रहे थे। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर सार्क का ऑल्टरनेटिव बना रहे थे। ब्रिक्स में भी हम कभी हाँ कभी ना की पोजीशन में थे। ब्रिक्स के एजेंडा को पूरे मन से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नई करेंसी के आइडिया को ठुकरा दिया था। बट नाउ टेबल्स आर टर्निंग। 31 अगस्त से शुरू हो रहे SCO समिट के लिए मोदी जी चाइना जाने वाले हैं। ऊपर से हम चाइना के एप्स को बैन करते रहे, पर चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड रुका नहीं था। हम चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट तो नहीं करते, पर इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट 2024-25 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन तक पहुंच गया। हमारा मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना पर ही तो टिका है। आइटम हमारे यहाँ असेंबल होता है, पर इनपुट चाइना से आता है। फार्मास्यूटिकल्स हो या फोन के पार्ट्स, हम चाइना से लेकर ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि हमारे इंपोर्ट्स इतने ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम। 2014 में गोल था कि इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के परसेंटेज को 15% से 2025 तक 25% ले जाया जाए, पर 2025 में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% तो क्या, बस 14% ही रह गया है। चाइना भी आपकी कितनी मदद करेगा। अब चाइना और इंडिया के बीच फ्लाइट्स चालू हो रही हैं। टूरिस्ट को वीजा भी दिया जाने वाला है। मोदी जी ने खुद ही शुरुआत कर दी है। ब्रिक्स कंट्रीज का ग्लोबल जीडीपी में 32% कंट्रीब्यूशन है। दुनिया की 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में ही रहती है। अगर इनको बेस बनाकर ट्रंप के टैरिफ से लड़ा जाए तो कुछ तो यूएस डिपेंडेंस कम हो सकता है। पर कहते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आने वाले दिन ही बताएंगे कि सरकार बदले हुए सर्कमस्टांसेस से कुछ सीखकर अपने लोगों की मदद करेगी या सिर्फ कुछ दोस्तों की। That's all for this week. Thank you for watching Cracknomics। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।